उसमें भी जो पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है वो एक बार फिर उभर कर सामने आई है। हमने ये देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान का एक भी जो अकाउंट JIT ने वहाँ पे दिया, उसको एक अकाउंट को भी डिस्प्यूट नहीं किया गया ओमनी ग्रुप की तरफ से, ना ही ओमनी ग्रुप के कर्ता धर्ता जनाब आसिफ जरदारी साहब की तरफ से, क्योंकि ओमनी ग्रुप की असल जो कह लीजिए कि जो मालिक व मुख्तार है वो तो जरदारी साहब ही हैं, और उनकी तरफ से कोई जो डिस्प्यूट है वो नहीं किया गया। दूसरा जो अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ये किया है कि इस मुकदमे को अब नैब के हवाले कर दिया गया है, और नैब को कहा गया है कि 2 महीने के अंदर वो तफ्तीश करे। उस तफ्तीश में वो अगर चाहें तो मुराद अली शाह साहब को भी एसोसिएट करें। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम अहकामात की तरह ये हुक्म भी हमारे सर आंखों पे, और उसको हम बिल्कुल निकाल देंगे। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था, ओहदों की वजह से नाम ECL के ऊपर डाले या निकाले नहीं जाते, किरदार की वजह से डाले और निकाले जाते हैं। वज़ीर आला का नाम आना जो है ECL के ऊपर शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन वज़ीर आला का इतनी घनौनी करप्शन में नाम आना उससे ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है। और जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, हमारा जो मुतालबा है PTI का उनके इस्तीफे से मुतल्लिक वो कायम है। हम ये समझते हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि जिस तरीके से ओमनी ग्रुप को या जरदारी साहब ने वहाँ पे फ़ायदे लिए हैं, वो मुमकिन ही नहीं थे अगर मुराद अली शाह साहब इस सारे कज़िये में, इस सारे मामले में उनके शरीक नहीं होते। और मैं ये समझता हूँ कि फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह साहब का इम्पॉर्टेंट साइड कैरेक्टर है, और इनका जो रोल है उसको आगे चल के जो नैब है उसको करना चाहिए। ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन है, नैब जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो देखेगी कि इसको आगे लेके जाना है और क्या करना है। अभी हमें ये नहीं, अभी तक जो फैसला जब रिटर्न आएगा तो पता चलेगा कि क्या JIT जो है वो तहलील कर दी गई है या वो भी जो है वो कायम है। अभी उसका फैसला आता है तो पता चल जाएगा हमें। और JIT ने भी जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से इन तमाम कारकुनान, तमाम जो मामला है उसका खोज निकाला है, यकीनन उसके ऊपर JIT में शामिल तमाम लोग जो हैं वो तहसीन के मुस्तहिक हैं, और बिल्कुल उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये तफ्तीश जो है उसको किया है। और देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं दोबारा अर्ज करूँगा कि जो बार बार ये अभी चीखें मारते हैं कि ये इंतकाम हो रहा है, तो मुझे अब बताइए कि ये जो तफ्तीश थी ये तो 2015 में शुरू हुई थी। 2016 में आके चौधरी निसार साहब ने ये फरमाया था कि ये जो अकाउंट्स हैं, अयान अली का भी टिकट वहीं से पे हुआ है और बिलावल हाउस की पेमेंट्स भी वहां से हो रही हैं। और जो उसके बाद अलबत्ता चौधरी निसार साहब को खामोशी इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि लीडरशिप के दरमियान एक चार्टर ऑफ करप्शन साइन हुआ था और कहा गया हुआ था कि आप हमारे केसेस को नहीं खोलेंगे, हम आपके केसेस को नहीं खोलेंगे। लिहाजा जो दोनों के बड़े थे उनको उन्होंने इस तरीके से ले लिया और कहा कि ये मामला जो है उसको आगे जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। अब भी ये आप देखिए कि जिस तरीके से मैं देख रहा था, मौलाना फजलुर रहमान कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो मैंने तो कहा कि आप अपने अलायंस का नाम अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन रख लें, और इस बहाने जरा ताकि इसके मकासद भी नाम से वाज़ेह हो जाएंगे। जिस तरीके से पूरी कौम इस वक्त करप्ट अनासर के खिलाफ इकट्ठी है और मुत्तहिद है, तमाम ये जो ठग्स हैं ये कौम के खिलाफ इकट्ठा होना चाह रहे हैं। और मुतालबा बड़ा मासूम सा है कि हमने पैसे बनाए, हमने उन पैसों से लंदन में, दुबई में जायदादें खरीदी, अब उन पैसों की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान के लोग सड़कों पे निकल आए और एहतजाज करें।
जरा ख्वाहिशें चेक करें इस मासूम से टोले की। और अजीबो गरीब किस्म की जो है वो इस वक्त जो है इनकी एक जहनी हालत है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में ये जो मुकदमा आगे आया है, जिस तरीके से बाकी जो केसेस चल रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमने एक बड़ा वादा पूरा किया है। हमने वादा किया था पाकिस्तान के लोगों से कि पाकिस्तान के बड़े चोर जो हैं वो आपको जेल के पीछे मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें को 90% कामयाबी हो गई है। 10% कामयाबी जो है वो भी इंशाल्लाह जरूर हमें मिलेगी। और दिलचस्प बात यह है कि हमने किसी के खिलाफ कोई अपॉइंटमेंट, कोई नया केस बनाना, को मनूवर करना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने सिर्फ आगे एक काम किया, हमने ये काम किया है कि जो तफ्तीशी एजेंसीज हैं उनको हमने आजादी दे दी। हमने कहा भाई आप जाने और आपका काम जाने, ये लोग हैं, ये केसेस हैं, ये अब खुले हैं, आप इसको देख लें, अगर आपकी नजर में बनता है तो कर लें, नहीं बनता तो छोड़ दें। और सिर्फ आजादी देने से एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सिर्फ आजादी देने से ये मामला यहां पर पहुंचा है कि 90% ये जेलों में चले गए। अब जो कहते हैं, एक और भी बड़े हमारे यहाँ लिखने वाले हमारे दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इससे तो देखें 1 पार्टी सिस्टम आ जाएगा। तो 1 पार्टी सिस्टम से बचने की फिर एक ही तरीका है, फिलहाल जो लग रहा है, जो इनके हालात और वाकयात हैं, कि आप फिर करप्शन को लीगलाइज कर दें, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई हमें को हल नहीं समझ आ रही। या आप इनको एनआरओ देना पड़ेगा आपको, या फिर आपको करप्शन को लीगलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके करतूत तो सबके सामने है और वो सारे उसके मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अब नैब के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी आज सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि 2 माह के अंदर इसकी जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल करके, क्योंकि FIA ने ये जो बुनियादी तौर के ऊपर जो प्रे की थी वो ये थी कि 16 जो नैब रेफरेंसेस हैं वो बनाए जाएं। अब वो जो रेफरेंसेस हैं वो बनाने करने वो नैब का काम है, नैब जाने और उनका काम जाने। सो मैं, आप और पाकिस्तान की पूरी कौम, हमारी ख्वाहिश अलबत्ता ये है कि जो ये मुकदमात शुरू हुए हैं ये अपने मंतकी इंजाम को पहुंचे। पाकिस्तान के लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि इस जो पिछले 10 सालों में जो लीडरशिप रही है, उन्होंने जो पैसे बनाए हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए। और शहजाद साहब ने हमें बड़ा यकीन तो दिलाया है कि ये पैसे आ जाएंगे, और अगर पैसे ना आए तो फिर शहजाद साहब हम आपसे पूछेंगे, आप इसके लिए तन मन धन लगा रहे हैं, ये बड़ी एक खुशी की बात है कि आप इस पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लोगों को ये हमें खुशखबरी देनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर इन मामलात को हमने रोका है, अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बाहर से भी जो है ये सारे पैसे जो हैं वो वापस आएंगे। जी शहजाद दान अभी नहीं लगाते हैं, इसको शुरू कर रहे हैं, कोशिश तो है ना लगे। मैं जी थोड़ी सी चीजें आप लोगों से अर्ज करनी थी जो आज का फैसला है उससे मुताल्लिक। देखिए, आज तो सबसे पहला कमेंट ये है कि आज फैसले का वही मंजर है जो पनामा का जब फैसला आया था और JIT बनी थी तो वैसा ही एक मंजर था, मिठाइयाँ भी बन रही थी कि बल्ले बल्ले हो गई है। तो मैं बड़ा ज़रूरी समझा कि आप लोगों के तवस्सुत अपने पीपल्स पार्टी के और बाकी वो भाई जो इस वक्त बड़ी लुटियाँ डाल रहे हैं उनको ये फैसला आसान ज़ुबान में समझा दूँ, इस फैसले का मतलब क्या है और मकसद क्या है, क्योंकि इसकी वजाहत सब के लिए बड़ी ज़रूरी है। आप अगर इस सुप्रीम कोर्ट में JIT पेश होने के बाद जितने जवाबात दाखिल किए गए हैं तमाम मुतल्लिका पार्टियों से जो इसके अंदर एसोसिएट थी, जिनको नॉमिनेट किया गया था या जिनको नोटिस किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके 6 नुकात थे। इस पूरी किसी एक पार्टी ने भी किसी स्पेसिफिक एलिगेशन का कोई जवाब नहीं दिया। तमाम के जो दलाइल थे वो ये थे कि ये रिपोर्ट जो है ये मन गढ़त है, कनकॉक्टेड है, मलिशियस है, बदनीति पे मबनी है, मन गढ़त है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, नैब को ना भेजा जाए। और ये JIT की रिपोर्ट कोई आसमानी सहीफा नहीं, ये मैं इनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। और आखिर में ये कहा था कि इन्होंने अपनी हद से तजावुज़ की है। ये तमाम एतराज़ात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने।
इनमें से एक एतराज़ भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि अगर एक एतराज़ भी एक्सेप्ट कर लिया जाता तो ये रिपोर्ट की जगह यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता। तमाम एतराज़ात को रिजेक्ट कर दिया गया। जो इस केस के अंदर मेन फिगर्स जिनके साथ जिनको क्रिमिनलिटी असेस कर दी गई, अलज कर दी गई, ओमनी ग्रुप, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मलिक रियाज, बहरिया टाउन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम ऑफिशियल्स जो उस वक़्त जो किरदार अदा कर रहे थे, अगर मुराद अली शाह उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे या मुशीर थे, उनका किरदार अपनी जगह बरकरार है। और जो अल्टीमेट उसका JIT की अगर आप रिपोर्ट का सबसे आखिरी पैरा देखें जिसमें उनकी प्रेयर है कि वो मांग क्या रहे हैं या रिकमेंड क्या कर रहे हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि इस मामले को नैब के पास तफ्तीश के लिए भिजा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वही फैसला आया है जो इसमें रिकमेंडेशन थी JIT की। अब वो जो फैसला आया है उसका भी जो, क्योंकि अभी तक रिटन ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो कोर्ट से रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा मुख्तसर। सबसे पहले तो JIT की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तमाम जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उन्हें नैब को भिजवा दिया गया है विद अ टाइमलाइन। पनामा केस में आपने देखा टाइमलाइन तफ्तीश के लिए शायद 3 माह की थी, यहाँ 2 माह की टाइमलाइन दी गई है। 2 माह के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके, अच्छा इस मामले को इस तरह से लाइटली लिया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या कुछ डुडियाँ डाल रहे हैं। पहले आपके खिलाफ JIT जो कि एक इंक्वायरी होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर से बाहर होती है, वो थी। अब नैब का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसके बाद या प्ली बार्गेन है या रेफरेंस है। तो उस स्टेज पे आप जा चुके हैं, ये आपका एक स्टेट एलिवेट कर दिया गया है। एक तो ये रिकमेंडेशन की गई है। दूसरी रिकमेंड जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ है वो JIT को कंटिन्यू करने का कहा है। हम फैसले का इंतजार है, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट आई है कि JIT कंटिन्यू करेगी और नैब की तफ्तीश को असिस्ट करेगी। जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिनके इसके अंदर जिक्र किया गया है, उन तमाम लोगों को जवाब देने का हक हासिल होगा। ये भी मैं समझता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मौका और दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात का जवाब तो कोई नहीं दिया। आगे से अलफ लैलवी दास्तान जरूर सुना दी कि ये है, वो है, ऐसे है, लेकिन किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि ये जो स्पेसिफिक एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए हैं या जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है उसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास क्या है, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। 2 चीजें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ढोल पीटा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम निकालने का कहा है और उनका नाम ECL से निकालने का कहा है। जैसे फवाद ने कहा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म सर आंखों पे, हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी काबीना ने ये नाम JIT की रिकमेंडेशंस के ऊपर डाले थे, अदालत ने हुक्म किया निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जो क्रिमिनलिटी है उसके ऊपर से ये नहीं है कि अब आपको इसके जवाबदेही नहीं होगी। ये जरूर उन्होंने कहा है कि इस यानी कि JIT की रिपोर्ट के अंदर से नाम निकाल दीजिए, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? रिपोर्ट के अंदर से तो नाम निकाल दिया, लेकिन जो रोल आपको अलज किया गया है उस रोल के लिए आपकी जवाबदेही जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नैब अगर चाहेगी तो उन्हें बुला भी सकती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनको बुलाया जा सकता है, उनको सवालनामा दिया जाएगा, वो अपना मुद्दा बयान करेंगे। अगर वो अपने रोल को एक्सप्लेन कर पाते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग इदारा यानी कि नैब मुतमिन होगा तो दुरुस्त, नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर को इससे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उसके अलावा फारूक एच नाइक साहब का नाम डिलीट करने का कहा गया है, उसकी हद तक भी मैं अर्ज करता चलूँ, इम्प्रेशन ये दिया गया है जैसे कि वो पैसे कोई फीस की मद में दिए गए, लेकिन अगर आप JIT रिपोर्ट की उसमें दरगात में जाएं तो वो पैसे इनके साहबजादे के अकाउंट में आए। तो ये चीज़ नैब जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी कि फेक अकाउंट से पैसे, आप अगर वकील हैं तो कैसे आपके बच्चे के अकाउंट में चले गए। कुछ ना कुछ तो मामला है, तो हर मामले की जवाबदेही नैब के सामने करनी पड़ेगी। देखिए, अब जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें समझने की कि जो, और मैं ये सिर्फ याद दहानी या याददाश्त के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि जो इसके अंदर इस JIT की रिपोर्ट के 131 सफ़ात और जिसके साथ 1000 सफ़ात के एनेक्सेस जो कि सबूत के तौर पे लगाए गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया है और वो जवाब अब नैब के सामने इनको देना पड़ेगा। और अगर वो उसका कोई जवाब नहीं बन पाएगा तो फिर आपके ऊपर रेफरेंसेस फाइल होंगे। और जवाब क्यों कर बन पाएगा? क्योंकि ये देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है। आप शुरू होंगे, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि एक अनएक्सप्लेनेबल ग्रोथ बैरिया टाउन की कराची में कैसे होती है। उसके अंदर जो किक बैक्स दिए गए हैं, अरबों रुपए के अंदर से दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ साथ बेनिफिट भी ट्रांसफर हुआ है।
फिर सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा और उसे अपने फेवरेट लोगों को दे देने का जो इल्ज़ाम है उसका जवाब देना पड़ेगा। स्पेसिफिक उसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं। 362 एकड़ पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन उठा के आपने दे दी, जिससे 4.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 7 एकड़ प्राइम लैंड है गुलिस्तान जौहर की, उसका जवाब देना पड़ेगा। मंदिर के प्लॉट, लाइब्रेरी के प्लॉट, जिम्नेजियम के प्लॉट, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कब्जा, बकरों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। वो मतलब सदके का जवाब इनसे कैसे लेंगे। लेकिन उसके बाद जो फ्रॉडलेंट एक्विजिशन, ये क्लिफ्टन के प्लॉट्स हैं, इसके ऊपर जो कब्जा हुआ उसका जवाब। फिर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, आप ये बतलाइए कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका अलग अलग बता दिया गया है, 223 मिलियन एक लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है वो जमा करा रहे हैं, 40 बिलियन तक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स जमा करा रहे हैं। ये किकबैक्स एंड कमीशंस ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स में क्यों जमा हो रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कौन से ठेके दिए जा रहे हैं, ये तमाम देखिए JIT रिपोर्ट ने सारी निशानदेही कर दी है। उस निशानदेही के ऊपर अब ये स्पेसिफिक सवाल बनेंगे, सवालनामा बनेगा और आपको नैब के सामने इन तमाम चीजों का जवाब देना पड़ेगा। फिर बनी बनाई सब्सिडी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये सवाल किया गया कि आपने मनपसंद लोगों को, और यहाँ पे ओमनी ग्रुप को सिर्फ एक ग्रुप है जिसको सब्सिडी दी गई, उस सब्सिडी का जवाब देना पड़ेगा। शुगर मिलों के अंदर शुगर के बैग्स को रहन रखवा के नामौजूद, यानी कि शुगर मौजूद नहीं है, उसको आपने कोलेटरल रखा के अरबों रुपए का लोन ले दिया। कैसे लिया, बैंक्स ने कैसे दे दिया। उसके बाद समिट बैंक, एक बैंक बनाया गया, उस बैंक के अंदर बाकी बैंकों को आपने एक्वायर कर लिया, वहां पे जो ज्यादती हुई, आम शेयर होल्डर के साथ जो ज्यादती हुई, उसका जवाब देना पड़ेगा। स्टेट बैंक का उस वक्त की लीडरशिप का क्या किरदार था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की लीडरशिप का क्या किरदार था, वो सारा आपको जवाब देना पड़ेगा। इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि फॉरेन बैंक के नाम के ऊपर आपने बैंक बनाया जिसकी इक्विटी आपको 9 अरब रुपए की रखनी थी, लेकिन आपने टोटल उसके अंदर सिर्फ 50 करोड़ रुपए डलवाए हुए थे। तो 5 साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्यों नहीं उसकी इक्विटी पूरी की, क्योंकि जब आप बैंक बनाते हैं, फॉरेन बैंक आता है तो उसने बाहर से इक्विटी लेके आनी है। और फिर यह सवाल भी किया जाएगा कि कैसे उस वक्त के सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर ने अलाउ किया कि पाकिस्तान के अंदर से फेक अकाउंट्स में से, जाली अकाउंटों में से इक्विटी भरी जाती है समिट बैंक की, जो कि पाकिस्तान से बाहर से पैसा आना चाहिए था। उसके बाद इस चीज का भी जवाब देना पड़ेगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि ओमनी ग्रुप 2-4 कंपनियों से आज 90 से ज्यादा कंपनियों पे कैसे खड़ी हुई है, उसकी ग्रोथ क्यों कर हुई उन 10 सालों में जब आपकी हुकूमत थी और आप उससे डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे थे। इन तमाम सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद जो इस JIT रिपोर्ट के अंदर साफ लिख दिया गया है, ओमनी जरदारी नेक्सस, इनका आपस में क्या ताल्लुक था, क्यों सारे जो वज़ाइफ और चीजें जो ओमनी ग्रुप को दी जा रही हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद जो कंपनियां बनाई गई हैं, पार्क लेन कंपनी है, पार्थेनॉन है, उसके ऊपर जो JIT का ये कहना है कि ये सारी फेक कंपनियां थी, फ्रंट कंपनियां थी, इन कंपनियों का कोई अपना बिजनेस नहीं था। पार्थेनॉन बनता है, 1 महीने के अंदर उसको अरबों रुपए का कर्जा दे दिया जाता है, उसका जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद जो जितने क्राइम प्रोसीड, जैसे फवाद ने जिक्र किया बकरे, देखें सदके के बकरे हम सब सदका करना चाहिए, लेकिन वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी कि फेक अकाउंट में से अगर उनकी अदायगियां हो रही हैं, घरों के अंदर सीमेंट लग रहा है, ज्यादा प्लॉट्स घरों के साथ खरीदे जा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, तोशाखाना से गाड़ियां ली जाती हैं, उसकी बुलेट प्रूफिंग होती है, उनके पैसे भी फेक अकाउंट से दिए जाते हैं, ये एक एक इल्जाम के ऊपर सवालनामा बनेगा और इसका आपको जवाब देना पड़ेगा 2 माह के अंदर अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है। फिर यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध बैंक का रोल है, सरकारी बैंकों के अंदर अवाम का पैसा होता है, उसके पीछे टैक्स पेयर के पैसे से वो बैंक खड़े किए जाते हैं। मकसद ये होता है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। सिंध बैंक के अंदर जो 7 अकाउंटों में 1.5 अरब रुपए की लॉन्ड्रिंग होती है, उसका जवाब देना पड़ेगा। लोन दिए जाते हैं मनगढ़ंत मसनूई कंपनियां, फेक कंपनियों को, पार्थेनॉन कंपनी है, रूबिकॉन कंपनी है, सिराकॉम कंपनी है, पैरामाउंट बिल्डर्स हैं, इनको 800, 300, 600 मिलियन के लोन देते हैं और फिर वो लोन्स खत्म हो जाते हैं, राइट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि कंपनियां तो है नहीं, कागजी कंपनियां हैं। इन तमाम का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सिंध बैंक का कंट्रोल डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर के पास होता था, प्रोविंशियल। तो ये तमाम सवाल के जवाब इनको उस तरह से देने पड़ेंगे।
फिर इसमें इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पूरी निशानदेही की गई है, कैसे हुंडी हवाला के तहत यहाँ से पैसे भेजे गए, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है जिनके अकाउंट से भेजे गए। 2 कंपनियां कैम क्राउन आइडेंटिफाई की गई हैं दुबई के अंदर जिनके अकाउंट्स में पैसे गए, और वहां से वही पुराने लोग जिनका कनेक्शन पहले से मिलता था उनके अकाउंट्स में लंदन पैसे जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। फिर वो अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी जो इसके अंदर आइडेंटिफाई की गई है, जो कि पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर के होते हुए आपने डिक्लेयर नहीं की, वो जवाब देना पड़ेगा, और वो रेफरेंस बनता है नैब का। देखिए, जो अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी जितनी है वो आपकी जो इस वक्त पेंट हाउस निकल रहे हैं, आपके फ्लैट्स निकल रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, उनका जवाब आपको बहुत सारे फोरम्स पे देना पड़ेगा। आपको कोर्ट के सामने भी देना पड़ेगा। कोई शख्स भी आपके खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकता है कि आपने अनडिक्लेयर्ड एसेट से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन नैब के कानून के मुताबिक भी आपके एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स का ये इनके ऊपर तो आपका अलग केस बनता है। इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एक चीज मैं आखिर में और अर्ज करता चलूं, देखिए इस वक्त बड़ी बढ़ चढ़ के बात हो रही है, बड़ा इल्जाम लगाया गया एहतसाब अकबर ने ये कर दिया, एहतसाब अकबर ने वो कर दिया JIT में। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो आप जाके चुप साध जाते हैं, वहां जाके तो आप कोई उसके सामने प्लीड नहीं करते हैं कि जी ये चीज है। अगर ऐसी चीज थी, मैं तो इंतजार कर रहा था शायद वहां पे कोई नाम आ जाए तो मैं जाके एक्सप्लेनेशन दे दूं। अच्छा, उसके पीछे भी JIT के अंदर निशानदेही की गई है कि इस वक्त जो बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के इस वक्त दिफा के लिए मौजूद हैं, तमाम बेनिफिशरीज हैं। इन तमाम बेनिफिशरीज से भी सवाल किया जाएगा कि ओमनी एविएशन से कैसे वो क्यों कर मुफ्त फ्लाइट्स पे उसका सफर करते थे। ये कुछ मैं नाम आपको बता देता हूँ, ये JIT के नेक्स्चर 50 पे लगे हुए हैं। किन किन लोगों ने इन फ्लाइट्स पे सफर किया? कायम अली शाह साहब हैं, मुराद अली शाह हैं, फरियाल तालपुर हैं, शर्जील मेमन हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हैं, सईद गनी हैं, खुर्शीद शाह हैं, कमर जमान कायरा हैं, फैसल करीम कुड्डी हैं, फारूक नाइक हैं, यूसुफ बलोच हैं। इनसे भी सवाल किया जाएगा। नैब को सवाल करना चाहिए कि आप कौन सा बेनिफिट दे रहे थे? मुझे तो कोई बस वाला मुफ्त नहीं बैठाता। आप जहाज के ऊपर सफर कर रहे हैं, लाहौर से कराची जा रहे हैं, कराची से नोडेरो जा रहे हैं, प्राइवेट जेट्स के ऊपर आप सफर कर रहे हैं, और उस ग्रुप में देखिए ये जवाब आके देना कि जी लोग हमसे बड़ी अकीदत करते हैं, हमें मुफ्त सफर कराते हैं, ये जवाब नहीं चलेगा। क्योंकि जो लोग आपसे अकीदत करते हैं वो 2 कंपनियों से 98 कंपनियों पे चले गए हैं। इस चीज का आपको जवाब देना पड़ेगा जब आप इक़्तिदार में थे। तो ये मैं समझता हूं इस फैसले को सही तनाजुर में देखा जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं, बहुत इस मुल्क में ये जिस तरह की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है। पहले भी उन्होंने, देखिए जो बैरून मुल्क जायदाद है उसके ऊपर भी वो उनकी कार्रवाई चल रही है। इस केस का कंक्लूजन भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। चलिए आप देखते हैं इन सवालों का जवाब मिलता है या नहीं आता। जी रेहान साहब ने बताइएगा, पहले ये कहा जा रहा था कि जब जूरी हुक्म आएंगे तो कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी में दस्तखत होंगे, उसका क्या स्टेटस है? और चौधरी साहब, जिन अफराद के नाम नजरसानी कमेटी देख रही है, क्या उसने जरदारी साहब का नाम देख लिया है? उसका क्या स्टेटस है? दोनों के मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पहली चीज ये है कि जो यूए के हुकाम आए थे, उन्होंने इस वक्त जो हमारा पहला दौरा भी हुआ था उसके नतीजे में एक म्यूचुअल ड्राफ्ट तो इस वक्त दोनों मुल्कों के माबैन तकसीम हो चुका है, जिसके ऊपर हमारे अब रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द वो, बल्कि कल भी उनसे हमारी डिस्कशन हुई है, विलिंगनेस उधर से है। ये आप इस चीज़ को देखिए, 12 साल बाद शायद ये उनकी लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा था, जो कि बड़ा खुश आइंद है। तो इस पर मूवमेंट हो रही है और मेरा ख्याल है वो जल्द हो जाएगा। और दूसरा जो असफ़ ज़रदारी साहब का नाम है, वो इंटीरियर की कमेटी है, उसके अंदर कोई सियासी शख्स शामिल नहीं है। मेरिट के ऊपर फैसला होगा। वहाँ पे ये भी आ सकते हैं, वकला के थ्रू भी जा सकते हैं। आज भी उसका मुझे पता चला था कि इजलास हुआ है, शायद कल भी उसकी एक कमेटी है, 172 नाम रिकन्सिडर हो रहे हैं, और JIT से भी उसमें बुला के पूछा जा रहा है। रिकन्सिडरेशन एज पर रूल्स हो रहा है, हर शख्स को हासिल है और हर नाम रिकन्सिडर हो रहा है। उसकी रिकमेंडेशन काबीना की इस हफ्ते की मीटिंग्स में आएंगी, उसके मुताबिक फैसला होगा। सर, आपने टीवी शो में नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि उनकी केसेस की बुनियाद पर आपने कहा था कि 100% वो गिरफ्तार हुए या जेल में जाएंगे। तो अभी जो नए तफ्तीश करने जा रही है भुट्टो साहब के बारे में, जरदारी साहब के बारे में, अहमद शाह साहब के बारे में, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो केसेस की बुनियाद पर इनके मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे? मैंने तो उस दिन भी कहा था कि इंशाल्लाह दुआ करें आप भी और हम भी। पाकिस्तान के लोगों की दुआ है, देखते हैं। हम तो काबा में भी थे जब निकले हैं,
काबा शरीफ में भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी निकले हैं। लोगों ने तो एक ही मुतालबा किया है प्राइम मिनिस्टर से कि डॉलर इधर उधर जाए उसको छोड़ें, चोरों को ज़रूर पकड़ना। ये अभी आपने किसी फिल्म का जिक्र किया था, इसका ये बता देंगे इसका ड्रॉपसिंग कब तक होगा, ये लोटावा जो पैसा है ये कौमी खजाने में कब तक आएगा? और दूसरा आपकी तरफ यूथ भी बड़े मतलब उस अंदाज पे देख रही है क्योंकि 4 माह गुजर गए उनकी जॉब क्रिएशन के हवाले से, वो उसका भी यूथ को जो है वो कब तक आएगा? ये सारे विलन ही हैं, ये फिल्म ही विलनों की है। जो बिल्कुल आपका असल में दूसरा सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने क्रिएशन की बात। देखिए, जब हम प्राइम मिनिस्टर से हम लोग अपोजिशन में थे, हम लोग एक ज़ाहिरी जो देख रहे थे हालात, हम लोग कह रहे थे बड़े हालात ख़राब हैं, और तमाम लोगों ने जो इंटरनेशनल जो मईशत के ऊपर लिखते हैं उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बड़े प्रेशर में। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ओथ लिया और उसके बाद जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो पता चला कि ये उससे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं जितना कि हमने समझा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, हमने एक फायर फाइटिंग की, हमने अपनी जो फौरी तौर के ऊपर पैसे चाहिए थे, जो अदायगियों का तवाज़ुन था, उसको ठीक करने की कोशिश की। हम एक इंडस्ट्रियल बेस जो है वो देना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। पहली बार एक ऐसी हुकूमत आई है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाह रही है, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे हमारे ये जो मोबाइल फोन्स के ऊपर हमने जो टैक्स लगाया है वो हो, चाहे हमारे एक्सपोर्ट्स को जो हम इनकरेज कर रहे हैं वो हो, चाहे इंपोर्ट्स को जो हम डिस्करेज कर रहे हैं वो हो। तमाम हमारी जो पॉलिसीज हैं वो जॉब क्रिएशन की पॉलिसीज हैं, और इंशाल्लाह ये जो 2019 को आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है वो अब अपना काम दिखा रही है। जी नाम साहब, मेरी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है फ्रेश के जो केसेस हैं जिस पे काम हो रहा है उससे मुताबिक मीडिया क्या सराहना कर रहा है और इसके साथ साथ फेक न्यूज से काम चलाया जा रहा है। तो साहब, आपके लिए फेक न्यूज बड़ा चैलेंज है, इसको किस तरह टैकल कर रहे हैं? कुछ है, कोई लेजिस्लेशन इन द ऑफिंग है, क्या है? आप बस ये क्या? ये आपने बड़ा बहुत ही अच्छा और पर्टिनेंट सवाल किया। देखिए, एक हफ्ते में 4 फेक न्यूज आ जाती है और फिर कोई उसकी जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। एक तो चले सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात आ गई तो वो तो ठीक है कि सोशल मीडिया को इतना जो है वो बंदा कह सकता है कि सीरियस नहीं, फॉर्मल मीडिया में आ जाती है। और प्रॉब्लम ये है, मैं अब पीबीए को मैं अभी ये कह रहा हूँ, मैंने पहले कन्वे भी किया है इनफॉर्मली, आपका एडिटर का आपका पूरा जो शोबा है वो खत्म हो गया है। हर जगह के ऊपर मालिकान खुद एडिटर बन गए हैं। सो अनटिल एंड अनलेस हमारा एडिटर का जो शोबा है वो न्यूज़ मीडिया में वापस नहीं आएगा और प्रोफेशनल सहाफ़ी उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, ये ब्लंडर्स होंगे। सो मैं उसको, अगर पीबीए ने ये खुद मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि सहाफ़ी की जो रेगुलेशंस हैं मीडिया की वो हुकूमत ना करे, क्योंकि हुकूमत को फिर ये एज मिल जाता है कि वो फिर उसके बहाने अपने काम भी कराने शुरू कर देती है। हुकूमत को सहाफ़ती मामलात में कम अज़ कम मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन कुछ खुद भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशनल सहाफ़ियों को बतौर एडिटर इनको लाना चाहिए अपने ब्रेकिंग न्यूज़ के मामलात के ऊपर, ताकि इनके ऊपर कुछ कंट्रोल हो। अदरवाइज फिर जाहिर है हमें कुछ लेजिस्लेशन तो इस पर लानी पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन ये है, कल आपने टीवी शो में कहा है कि नैब के कानून में इस कदर पेचीदगियां हैं, जो बाहर का लूटा हुआ माल है वो हम शायद वापस ना ला सके, इसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसकी जरा वजाहत करते हैं, आपका तो मोटो यही था पीटीआई का, लूटा हुआ माल हम वापस लाएंगे। नहीं, मैंने कहा था कि वापस हुए भी हैं, कई जगहों पे वापस हुए भी हैं, लेकिन एक बड़ा पेचीदा प्रोसेस है। और इसीलिए शहजाद साहब जो हैं उनको हमने तो पूरी एक समझिए कि मिनिस्ट्री क्रिएट किया है इस काम के लिए कि ये जो मामलात हैं उनको परसू करें। और शहजाद साहब इसके ऊपर आप जरूर गाइड करते हैं कि क्या देखिए, कवानीन की पेचीदगी से ज़्यादा कुछ ऐसे कवानीन हैं और वो जो अब चीज़ें हैं पाकिस्तान जैसे एग्जिस्ट नहीं करती थी। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का यहाँ पे एक कानून नहीं है जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी निशानदेही की है, वो हमने ये पिछले 4 माह में उसका ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया है। और अब जारी बात आपने देखा, पूरी जमहूरियत हॉस्टेज हुई थी कि एक कमेटी का सरबराह नहीं लग रहा था, वो अब लेजिस्लेशन के लिए जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हमारी राह में रुकावट थी। दूसरी, यहाँ पे कवानीन से ज़्यादा केस वर्क, ये जो इस वक्त आपके सामने चीज़ आई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में सब आप लोगों से गुजारिश करूँगा उन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दें जो इसके अंदर फॉरेन प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें लिस्ट की गई हैं।
बिकॉज जब तक आपकी ये बेसिस नहीं होती अच्छी तफ्तीश की, आप बाहर जाके चीज़ों की मांग नहीं कर सकती लूटी हुए दौलत की। तो इस JIT में जहाँ बाकी चीज़ें सामने आई हैं, वहाँ पे वो पोटेंशियल भी सामने आया कि हमारे इदारों को अगर थोड़ी सी आज़ादी दी जाए, थोड़ा सा भी, तो हमारे कवानीन की भी सीधा करने की ज़रूरत है, लेकिन जो इनको आपने आज़ादी दी है, उनको खुद मुख्तारी दी है, उससे अगर वो इस तरह का अच्छा काम कर सकें जो कि आलमी सतह पे भी अप्रिशिएट किया जाएगा, उससे आपकी ये जो चीज़ें स्लो चलती थी तेज़ चलेंगी और वो रिकवरी ऑफ जो स्टोलन वेल्थ है, अनलॉफुल वेल्थ है, वो मुमकिन हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।